तो देख वेक्टर का जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये टफ नहीं है, बस लेंदी सा क्वेश्चन था। सबसे पहली बात उसने बोला कि थीटा जो है वो ये वाला एंगल है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच वाला, डायग्राम दिया है उसने। फिर P का मैग्नीट्यूड दिया है, Q का मैग्नीट्यूड दिया है। तो अगर तुम रियलाइज़ करो तो उसने P और Q के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उनके बीच का एंगल भी दिया है और उसका थीटा भी दिया है, सब कुछ दिया है। फिर इस गंदे से एक्सप्रेशन में वो तुमसे R भी उसने फँसा रखा है, मतलब R के बारे में तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। तो R के बारे में तुम्हें पता करना है तो डायग्राम से पता कर लो। साफ-साफ दिख रहा है देख P वेक्टर प्लस R वेक्टर क्या रहा होगा? Q वेक्टर रहा होगा, ट्रायंगल लो तो पढ़ा ही होता है। तो यहाँ से R वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? P और Q की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने R वेक्टर को P और Q की टर्म्स में लिख दिया, फिर तो ये गंदे से एक्सप्रेशन में बस रख दो आर वेक्टर की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर की वैल्यू इसमें रख दी। आर वेक्टर ये है, तो जैसे ही यहाँ रख देगा, क्योंकि तेरे को पी और क्यू के बारे में सब पता है ना, तो फिर तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देख यहाँ से क्यू वेक्टर माइनस 3 आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी। आर वेक्टर ये था, पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। साफ साफ दिख रहा है देख, यहाँ से क्यू माइनस 3 क्यू कितना, माइनस 2 क्यू, और ये प्लस का 3 पी। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं किया, आर की वैल्यू पुट की है इधर, तो ये बन गया। अब साफ-साफ सारी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, पी क्रॉस पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सबको पता होता है। फिर यहाँ से देख, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, बाहर आ जाएगा और ये बनेगा तुम्हारा पी क्रॉस क्यू का होल स्क्वायर, मॉड मॉड रहेगा, और इधर कितना बनेगा, ये बनेगा। अब तो ये तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि पी क्यू हमें पता है और कॉस थीटा अगर पता है तो साइन थीटा निकालने में क्या ही दिक्कत है बताओ? निकाल लोगे साइन थीटा, फिर सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन है हल्का-सा, ईज़ी है। तो देख इससे ईज़ी क्वेश्चन तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये तो फ्री के नंबर थे तुम्हारे कि मुझे बताओ 7 की कौन सी हाईएस्ट पावर होगी जो इस फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसका तो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है कि फैक्टोरियल से तुम पहले इसकी पावर 1 डिवाइड करते हो, 2 डिवाइड करते हो, 3 डिवाइड करते जाते हो, कब तक करते जाते हो। तो देख यहाँ अगर मैं देखूँ तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। तो ये जो बना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके अंदर बना होगा कुछ 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, बना होगा। अब 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0, तो इसके सारे आगे वाले टर्म क्या आए होंगे, 0 ही आए होंगे। तो केवल ये 2 टर्म बचे होंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितना बन रहा है, 101/7 जो बन रहा होगा, ये बन रहा है तुम्हारा 14 पॉइंट समथिंग कुछ। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 आया होगा और ये है लिखा हुआ है 101/49, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया होगा, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आया होगा, 16 आया होगा। तो इससे हलवा सवाल तो नहीं आ सकता, ये तो फ्री के नंबर थे तुम्हारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि ओ जो है वो वर्टेक्स है इस पैराबोला का, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स होता क्या है, ओरिजिन होता है। फिर दूसरी बात ये, यहाँ साफ-साफ दिख रहा है कि 4a की जगह 16 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू काम आती है इसलिए निकाल दी। फिर बोल रहा है तुम्हें सेंट्रोइड का निक्कस निकालना है इस ट्रायंगल ओपीए की, यहाँ ट्रायंगल ओपीए था, इसका तुम्हें क्या निकालना है, सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, जहाँ p पॉइंट जो है वो पैराबोला पे लाई करता है और एक पॉइंट a है जो कि x एक्सिस पे लाई करता है। तो हम रफ डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले रफ डायग्राम बनाया, वर्टेक्स दे रखा था, p पॉइंट दे रखा था पैराबोला पे। तो अब पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें मानना होता है तो कैसे मानते हो, 40 स्क्वायर कॉमा 8 मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो वहाँ से ये पॉइंट मान लिया बड़ा आसानी तरीके से। फिर जो उसने दूसरी इन्फॉर्मेशन दी, वो क्या दी है कि जो ए है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहा होगा। अब तुम्हें सेंट्रोइड निकालना है तो तुम्हें तीनों पॉइंट्स के क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आता है, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज कर दो तो आ जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आता है, वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज कर दो तो आ जाता है। ठीक है, तो मतलब मुझे ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर मेरा सवाल हो जाएगा। अब ए क्या है, तो वो क्या है, अगर तुम्हें गलती से पीए की इक्वेशन पता चल जाए, सोचो एक बार कि अगर मेरे को पीए की इक्वेशन पता चल गई, क्या मैं उसमें y को 0 पुट करके इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकता? हाँ, बात तो सही है। मतलब मुझे क्या चाहिए? पीए की इक्वेशन चाहिए। अब मेरे पास तो केवल एक पॉइंट है। अगर मेरे को इसका स्लोप पता चल जाए, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए या तो 2 पॉइंट्स चाहिए या 1 पॉइंट और 1 स्लोप चाहिए। अब मुझे पॉइंट पता है, स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालोगे स्लोप? क्योंकि देखिए, ये दोनों लाइन्स क्या थी? परपेंडिकुलर। इसका स्लोप मुझे पता है क्योंकि 2 पॉइंट्स पता है। तो इसका स्लोप निकाला मैंने, 80/40 स्क्वायर होगा, साफ-साफ दिख रहा है। तो यहाँ से स्लोप कितना आया इसका? 2/t आ गया। तो मेरे को इसका भी स्लोप पता चल गया क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जो इसका स्लोप रहा होगा उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव इसका स्लोप आया होगा। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहा होगा? -1 रहा होगा। तो यहाँ से मैंने इसका स्लोप निकाल लिया जो कि -t/2 आ गया। पॉइंट पता था तो मेरे को क्या मिल गई? इक्वेशन ऑफ पीए मिल गई। अब इक्वेशन तो लिख ही लोगे, y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। यहाँ मैंने y को 0 पुट कर दिया तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट ए के। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या था, अब उसने बोला सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, तो सेंट्रोइड के एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने h मान लिया, y कोऑर्डिनेट को k मान लिया। h क्या होगा तुम्हारे एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज,
तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेना और वाई क्या होगा तुम्हारे, वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो देखो एच निकाला मैंने, वो ये बन गया। यहाँ से बस अब मेरे को टी एलिमिनेट करना था, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई और के लिए मैंने इक्वेशन बना ली। फिर यहाँ से मैंने टी की वैल्यू क्या रख दी, 3k/8 रख दी, साफ साफ दिख रही है। तो जैसे ही 3k/8 रख दोगे क्वेश्चन डन है तुम्हारा। बस तुम्हें एक एक कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, बाकी तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि जिससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाद में एच को एक्स से रिप्लेस कर देना, के को वाई से रिप्लेस कर देना, खत्म सवाल। ठीक है, तो बताओ क्या टफ था ये सवाल, नहीं था ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तुम्हें क्या निकालना था, अल्फा निकालना था। सीरीज वाले क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराए थे तुम्हें वीडियो में, ठीक है, जो मेरी रिवीजन सीरीज थी उसमें। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, हम जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले। मैंने जनरल टर्म लिखा तो साफ साफ दिख रहा है जनरल टर्म क्या रहा होगा, 1/15 CR प्लस 1/15 R+1 रहा होगा, यही रहा होगा जनरल टर्म। अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो देख उससे थोड़ी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी, इसलिए एलसीएम ले लिया। अब यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है और इनमें एक बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू बढ़ा के लिख देते हैं एक, और यहाँ जो बड़ा होता है दोनों में से, R+1 और R में से बड़ा कौन सा है, R+1, तो वो यहाँ लिख देते हैं। तो ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे। अब मुझे पता है कि समेशन वाले सवालों में जितनी बार मैं R को एलिमिनेट कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई NCR वाली, कौन सी, n/r n-1 CR-1, मतलब 16/R+1 को मैंने अलग लिख दिया और दोनों में से एक एक कम करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फिर 15 CR से 15 CR कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब यहाँ से भी तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मैं R+1 को बाहर निकाल दूँ तो वो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो जितनी बार R को एलिमिनेट कर पाओ कर लो ना, उससे चीजें क्या हो जाएगी तुम्हारी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो वही मैंने इधर किया है, 15/R+1 आ गया, दोनों में से एक एक कम करके लिख दिया, तो ये बच गया। यहाँ से R+1 से R+1 कैंसिल हो गया, ये बच गई तुम्हारी जनरल टर्म सिंप्लीफाई होके। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हें घोल के पी जानी है, ये बहुत बार यूज होगी तुम्हारी समेशन वाले सवालों में। ठीक है, पता होनी चाहिए तुम्हें ये। तो यहाँ से ये बन गई तुम्हारी जनरल टर्म। अब बस तुम्हें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स थे। तो देख, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0 से लेकर 12 तक जा रहा है, मतलब 13 ब्रैकेट है। तो अगर 13 ब्रैकेट है तो ये जनरल टर्म कितनी बार मल्टीप्लाई हुई होगी, 13 बार मल्टीप्लाई हुई होगी। ठीक है, तो ये बन गया होगा। फिर यहाँ ये दे रखा था, और एक हिंट तुम ये देख सकते हो, क्योंकि राइट हैंड साइड में तुम्हें ऐसा कुछ बनाना था, इसलिए मैंने 14 CR लाने का ट्राई किया। ठीक है, तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर उसने 30 अल्फा पूछा है तो वो भी निकाल दो, खत्म सवाल। अब अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल, उसने कंस्ट्रेंट दिया है एक्स पे, फिर पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रही होगी। तो तुम्हें क्या करना है, इसको एक में कन्वर्ट कर लो, या तो साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लो या कॉस इनवर्स एक्स में कर लो। मैं कॉस इनवर्स एक्स में कर देता हूँ। तो a² + b² को तुम ऐसा लिख सकते हो। तो वहां से मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा। अब जो साइन इनवर्स एक्स वाला टर्म था उसको मैंने π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, क्योंकि एक ही में रख लेते हैं। अब यहाँ से ये साफ साफ क्या दिख रही है, देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगी कॉस इनवर्स एक्स में। तो वहाँ क्या करो, कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट कर दो। अब क्वाड्रेटिक देखते ही तुम खुश हो सकते हो कि क्वाड्रेटिक मिल गई, अब तो मैं इसकी रेंज बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ जो एक्स जा रहा है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो देख लो तुमने टी किसको सब्स्टिट्यूट किया था, कॉस इनवर्स एक्स को। तो एक्स अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, मतलब टी की वैल्यू π/4 से लेके 5π/6 जाएगी इस पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, तो अब अगर तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखो तो ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कहाँ आएगा, -b/2a पे आएगा। तो यहाँ से दिख रहा है वर्टेक्स इस पे आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 5π/6 पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि 5π/6 पे इस एक्सप्रेशन की क्या मिल जाएगी, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी टफ नहीं है, बस थोड़ा-सा तुमसे बेसिक्स का यूज़ करवा रहा है, अगर तुमने चीज़ें ढंग से पढ़ी होती है तो। क्या बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है। अब जनरली क्या बोलता है कि A1 A2 A3 जीपी में दे रखे होते हैं, बट यहाँ उसने कुछ कांस्टेंट्स को डिवाइड करके जीपी में दे दिया, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। उसने कॉमन रेशियो क्या बोल रहा है, 1/√2 है। तो जीपी में तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि जो सेकंड टर्म है वो कैसे मिलता है, कि फर्स्ट टर्म को अगर तुम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें सेकंड टर्म मिल जाता है। मतलब A2/2 अगर मैं निकालूंगा तो वो फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। ठीक है, सिमिलरली जो थर्ड टर्म आया होगा वो सेकंड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। ठीक है, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो A2 है वो √2 टाइम्स ऑफ A1 है। सिमिलरली अगर तुमने A3 में पैटर्न देखा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख लोगे बड़ी आसानी से, तो ये बन रहा है √2 टाइम्स ऑफ A2 या फिर √2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ A1। ठीक है, फिर उसने बोला कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी है, तो तुम मुझे A1 ढूंढ के लाओ। तो अब वैल्यू पुट कर दो कि A2 क्या था, √2 टाइम्स ऑफ A1, A3 क्या था, √2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ A1, वो हमने निकाला है यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देना इधर। अब यहाँ से A1 कॉमन आ जाएगा। अब तो जीपी का सम निकालना है। जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ, देख लो 10 टर्म्स है, तो √10 -1 अपॉन r-1 इंटू फर्स्ट टर्म, ये दे रखा है। यहाँ से A1 बड़े प्यार से आ जाएगा, मजदूरी है, कर लेना खुद से। ठीक है,
फिर ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इनफैक्ट जो शिफ्ट 1 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आया था, वो तो इससे भी आसान था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हर बार आसान सवाल आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ क्या दिख रहा है, अब साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ मैं सबसे पहले तो ये sec x मेरे को दिक्कत दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ sec x से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से अब यहाँ तक पहुँचने के बाद साफ-साफ ये तो अंधे को भी दिख जाएगा आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना। तो e टू द पावर में ये वाला टर्म इंटू dx करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखना सबको आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ये जो राइट हैंड साइड में होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को और फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखो साफ-साफ दिख रहा है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन है, माइनस sin x का cos x वो बन रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस sin x को क्या पुट कर देता हूँ, t पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये पुट किया तो मेरे को ये मिल जाएगा यहाँ से, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देना तो तुम्हारा इंटीग्रेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब वो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कहाँ टफ बना सकता है सवाल को, इंटीग्रेशन में, बट यहाँ तो इंटीग्रेशन भी बड़ा प्यार से आ जाएगा तुम्हारा। बाई पार्ट्स लगाओ, ठीक है? तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है आई लाटे से कर सकते हो, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है तो मैंने इसको सेकंड फंक्शन बोल दिया, बचे हुए वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया। सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है? तो बाई पार्ट लगाना तुम्हें आता है, बड़े प्यार से आ जाएगा, लगा लेना बाई पार्ट। फिर उसने बोला है कि x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आती है, -7/4 आती है। तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। मतलब कांस्टेंट निकालने के लिए एक कंडीशन दी गई है तो वहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा। फिर तुमसे x इक्वल टू π/6 पे वैल्यू पूछ रहा था, तो अगर कांस्टेंट आ गया तो वैल्यू बड़ी प्यार से आ जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये भी बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि ये जो है ये इलिप्स पे टेंजेंट है तो तुम मुझे a की वैल्यू फाइंड करके ला के दो, ठीक है। तो सबसे पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसा बन जाएगा। अब ये देखते ही मुझे साफ-साफ समझ रहा है ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि a की वैल्यू बड़ी है, बट उसका कोई रोल नहीं है यहाँ। तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया से याद होनी चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। अब उसने बोला है कि ये वाली क्या है, टेंजेंट है, तो यहाँ क्या करो, y के फॉर्म में लिख दो सबको, मतलब y एक तरफ x एक तरफ। तो वहाँ से यहाँ अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, दोनों टेंजेंट है, कंपेयर कर लो, तुम्हारे पास a की वैल्यू बड़े प्यार से आ जाएगी क्योंकि यहाँ तुम्हें a पता है, b पता है और m कितना दे रखा है, -a/2 दे रखा है। तो इसको यहाँ से कंपेयर करना इस टर्म से, बड़े प्यार से आसानी से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो तुम देख रहे हो मतलब ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, ईज़ी क्वेश्चंस हैं, कर सकते हो डेफिनिटली। अब ऐसा नहीं है कि सारे ईज़ी होंगे, कुछ टफ भी होंगे, ठीक है? देख ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक पैराबोला दे रखा है, फिर बोल रहा है कि जो फोकल कोड है, तो फोकल कोड आते ही दिमाग में सबसे पहले तो रिजल्ट आना चमक जाना चाहिए, T1 T2 कितना रहा होगा, -1 रहा होगा। उसका एक एंड पॉइंट दे रखा है 16,16 है, फिर बोल रहा है कि ये जो कोई पॉइंट P था, वो इस फोकल कोड को 5:2 में डिवाइड करता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा, बीटा है, तो तुम्हें उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि अल्फा, बीटा तो एक ही कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे अगर ये 5:2 है तो। बट उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि 5:2 मतलब 5 किस तरफ से है, 2 किस तरफ से, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है? तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब इसके करने के 2 तरीके हैं, सबसे पहले उस रिजल्ट को अप्लाई कर लेते हैं कि T1 T2 जो है वो -1 रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 281 की वैल्यू देखूँ, AT² 281 होता है ना, तो 281 की वैल्यू कितनी है, 16 है, A की वैल्यू कितनी है, 4 है तुम्हारे यहाँ, तो यहाँ से T1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर T1 की वैल्यू 2 है, तो T2 की वैल्यू कितनी रही होगी, -1/2 रही होगी। तो T2 आ गया मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, AT² 2AT2, ठीक है? तो ये पॉइंट्स भी मिल गए तुम्हें। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो तुम सोचोगे कि 5:2 होगा या 2:5 होगा। अब हो सकता है एग्ज़ाम में कैलकुलेट करना या सोचना तुम्हारे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाए इस वे में कि मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वो कब आई होगी कि जब 5 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ हो, मतलब 1 से मल्टीप्लाइड हुआ हो। क्योंकि सेक्शन फ़ॉर्मूला लगाओगे ना अब तुम, तो 5 अपोज़िट वाली साइड से मल्टीप्लाइड होता है। तो 5 जो है तुम्हारा 1 से जब मल्टीप्लाइड होगा ना, तब मिनिमम वैल्यू आई होगी। अगर इन द एंड अगर तुम इसका अपोज़िट देखते कि 2 और 5 वाला अगर देखते, तो यहाँ देख 5 16 से मल्टीप्लाइड होगा, तो वो वैल्यू क्या आई होगी? बड़ी आई होगी। बट ये चीज़ एग्ज़ाम में तुम्हें स्ट्राइक हो पाए इसकी कोई ज़रूरी नहीं है ना, उसके लिए मतलब तुम तेज़ होने चाहिए थोड़े से, ठीक है? तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा, तो तुम दोनों से निकाल दो, कितना ही टाइम लगेगा। 5:2 से भी निकाल दो, 2:5 से भी निकाल दो अगर नहीं चमक रहा है तो, ठीक है? तो मैंने 5:2 से अगर निकाला तो वहाँ से मैं अब तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, दोनों से सेक्शन फॉर्मूला लगा देना और फिर देख लेना किसका अल्फा प्लस बीटा मिनिमम आ रहा है। तो 5:2 से क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। बट अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो तुम्हें डायरेक्ट चमक जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 5 जो है, ये इस वाली टर्म से मल्टीप्लाइड होगा तब मिनिमम वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर 5 16 से मल्टीप्लाइड हो गया तो सोच पा रहे हो कितनी बड़ी वो बन जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ी-सी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। तो देखिए यार, ये तो बहुत ही चिंदी सवाल था।
एफ दे रखा था, फिर एफ डैश 5 की वैल्यू पूछ रहा था। तो वो कुछ भी पूछे, अगर मेरे को एफ एक बार पता चल जाए तो मैं सवाल को बना ले जाऊंगा। तो देख, ये जो टर्म्स हैं एफ डैश वन, एफ डबल डैश वन या फिर एफ ट्रिपल डैश, ये जो वैल्यू हैं ये कुछ कांस्टेंट रही होंगी, तो इनको मैंने क्या मान लिया, एबीसी मान लिया। तो मेरा जो एफ दिख रहा होगा वो ऐसा दिख रहा होगा। फिर मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला और ये निकाला, तीनों चीजें निकाल ली। तो मुझे दिख रहा है कि ये जब निकाला मैंने, डिफरेंशिएट तो किया है, वो तो तुम कर लोगे, तो 6 आ रहा है। अब ये तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो 6 ही आ रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या रही होगी, 6 रही होगी। तो सी की वैल्यू तो तुम्हारे पास सीधी सीधी कितनी आ गई, 6 आ गई। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ये आई होगी, तो देख एफ डबल डैश में 2 चाहिए तेरे को, तो यहाँ एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू को हमने क्या बोला था कि बी है वो, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 2 पुट किया तो 12 प्लस 2a आ रही है, तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई। फिर एफ डैश 1 चाहिए, तो एक्स को कितना पुट कर दो, इसमें 1 पुट कर दो। तो एक्स को जैसे ही 1 पुट करोगे क्या बनेगा, देख 3 प्लस 2a प्लस 2b इक्वल टू एफ डैश 1, एफ डैश 1 को क्या माना था, ए। तो 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल आ गए। बड़े प्यार से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और अगर ए और बी की वैल्यू आ गई और सी की तो तुमने ऑलरेडी निकाल ली, 6 है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व तुम कर सकते हो। तो एफ एक्स अगर आ गया, उसके बाद तो एफ डैश ही पूछ रहा है, वो तो तुम सोए सोए निकाल दोगे, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बोला गया था कि z जो है वो ऐसा कुछ दिखता है और उसका आर्गुमेंट जो है वो मैक्सिमम है, तो तुम्हें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर प्लॉट करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, सर्कल है एक, कि जिसका सेंटर क्या है 5,0 है और उसकी रेडियस क्या है 3 है। तो मैंने उस सर्कल को सबसे पहले प्लॉट कर लिया। सर्कल को प्लॉट करने के बाद तुम्हें क्या ढूंढना है, z ढूंढना है। ऐसे z होना चाहिए कि जिसका आर्गुमेंट मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले z जो है इस सर्कल के अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो वो कोई सा भी z हो सकता है ना, या तो सर्कल के अंदर रहा होगा या फिर बाउंड्री पे रहा होगा। अब तुम्हें वो वाला z ढूंढ के लाना है जिसकी जो वैल्यू आई होगी, आर्गुमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आई होगी। मतलब उसका अगर मैं यहाँ से एंगल देखूँ तो वो मैक्सिमम आया होगा, तो वो ये वाला पॉइंट रहा होगा। अगर तुम अंदर वाला कोई पॉइंट सोचोगे तो देख उसका थीटा जो आया होगा वो कम आया होगा। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूँगा तो उसका थीटा और कम आएगा, अगर मैं यहाँ ले लूँगा तो भी उसका थीटा कम ही आ रहा है, समझ पा रहे हो? कहीं भी अगर तुम इस पॉइंट के अलावा थीटा मतलब ज़ेड लोगे तो उसका जो एंगल आएगा वो कम आएगा। तो आर्गुमेंट को अगर तुमको मैक्सिमम लेना है तो ज़ेड को यही होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे होंगे तुम, ठीक है? फिर देख, अगर ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस कितनी है 5 है और रेडियस 3 थी तो ये डिस्टेंस 3 है, और क्योंकि अगर ये 90 है तो ये पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। मतलब जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 4 डिस्टेंस दूर है और थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख सकते हो ना, आर ई की पावर आयोटा थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 4 है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो आर की जगह 4 पुट कर दो और इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिख सकते हो। अब ये cos थीटा sin थीटा तो बड़ी आसानी से तुम निकाल दोगे, तीनों चीजें पता है तुम्हें ट्रायंगल में। तो ये आ गया तुम्हारा z। अब देख जिस वैल्यू की, अभी तक तेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी वो कुछ पूछ रहा है तुमसे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देख 5z यूज हो रहा है हर जगह, तो 5z निकाल लेते हैं। तो यहाँ से z आ गया तो 5z अगर तू निकाल लेगा तो वही आ रहा है, ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में। 5z आ गया तो 5z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। फिर मॉड तो हम जानते हैं डिवीजन पे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उसको स्प्लिट कर देना। अब तो बड़ा आसान हो गया। देख अब तो कर ही ले जाओगे तुम, ठीक है। अब तो a प्लस आयोटा बी का मॉड निकालना है तुम्हें सिंपली। वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट भी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रखा है, तो केवल क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा आगे, तो तुम कर लोगे, मजदूरी है। फिर ये वाला जो सवाल था ये भी प्योर मजदूरी है, बस तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसने क्या दिया है कि ए और बी की टर्म्स में ये 4 ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी दे दी है। फिर वो बोल रहा है कि तुम्हें ए और बी फाइंड करके ला के दो, अगर ऐसा होल्ड करता है तो इसका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, बढ़िया से पता होना चाहिए। तो देख हमें क्या चाहिए, पी आई एक्स आई स्क्वायर का समेशन चाहिए, तो वो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ये वाला टर्म 0 आएगा, फिर ये वाला टर्म ये आ जाएगा। इसके स्क्वायर से ही तो मल्टीप्लाई करना है इस वाली टर्म को, तो इसका स्क्वायर कितना 4, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। इसका स्क्वायर कितना 9, उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 भी बनेगा। अब उसने बोला है कि इसका समेशन कितना है, इसका इस पूरे का समेशन कितना है 2 है, तो वहां से तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे, हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी का समेशन हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब यहाँ से बड़े प्यार से बड़ी तमीज से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। वो मजदूरी है, वो तुम्हें खुद करनी है, ठीक है। तो बस ये कैच था कि फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए बढ़िया से। फिर देखिए इंटीग्रल देख लेते हैं। तो ये इंटीग्रल बड़ा आसान सा इंटीग्रल है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। कॉट इनवर्स दे रखा है तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देखिए यार ऐसा कुछ दिख रहा है, तो देख सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ऐसा बन जाएगा।
फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बना लेता हूँ ताकि डिफरेंस में बन जाए। तो ये साफ-साफ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये। तो फिर मैंने इंटीग्रल को तोड़ दिया। अब ये वाला जो इंटीग्रल है, इसको तुम बाई पार्ट से खुद सॉल्व कर लोगे। इसको 1 मान लेना, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के खुद से ट्राई करना। प्रैक्टिस तभी तो होगी। तो इसका इंटीग्रल तुम कर लोगे बाई पार्ट से। फिर इसका इंटीग्रल अगर तुम्हें करना है तो देख क्या कर सकते हो, x+1 को t पुट कर दो। तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स dt बन जाएगा, बस लिमिट को चेंज करना। तो जब तुम्हारा x 0 है तब t कितना रहा होगा, तुम्हारा 1 रहा होगा। तो ये लिमिट 1 से 2 हो जाएगी फिर। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें खुद से बाई पार्ट लगा के, तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल है। देख, a दे रखा है, b दे रखा है, a की पावर 15 प्लस b ये दे रखा है। यहाँ से तुम्हें x और y फाइंड करके लाना है। तो गेम किसका है, a की पावर 15 निकालने का। अब डायरेक्ट निकालने तो नहीं बैठोगे, ऑब्वियसली पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। पैटर्न ऑब्जर्व करने के 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके होते हैं। या तो तुम कुछ पावर्स निकालोगे और फिर यही अच्छा बन रहा होगा, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी कर सकते हो, या फिर मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक मेथड बताया था मेरी रिवीजन सीरीज में, क्या कि आइडेंटिटी को बाहर निकाल दो। आइडेंटिटी को बाहर निकाल दो यहाँ से। तो मैंने इसको आइडेंटिटी को बाहर निकाल के ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा कि कई बार ये वाला मैट्रिक्स अच्छा नहीं बनता, बट ये वाला तो अच्छा बनता है। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया ना, जैसे ही मैंने इसको m बोल दो कुछ, तो a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया, तो ये क्या बन गया, नल मैट्रिक्स बन गया m स्क्वायर। तो m स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स बन गया, तो देख अब मैं इसको ऐसा खोल सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो ये अगर नल बन गया तो आगे वाले सारे क्या रहे होंगे, नल रहे होंगे। समझ पा रहे होंगे तुम। तो क्या रहा होगा, a⁻15 जो रहा होगा, यहाँ से केवल आइडेंटिटी आया होगा और यहाँ से क्या आया होगा, 15m आया होगा। अब यार आइडेंटिटी की पावर मैंने नहीं लिखी है, वो आइडेंटिटी की पावर कुछ भी ले लो तुम, क्या रहा होगा, आइडेंटिटी रहा होगा। इतना तो समझ आता ही होगा। तो यहाँ से a⁻15 आ जाएगा बड़ी तमीज से। और a⁻15 अगर आ गया, b तुम्हें पता है, तो इन दोनों का प्लस लेना और x y से मल्टीप्लाई करके ये अब तो तुम कर ले जाओगे। ठीक है, समझ गए होंगे बढ़िया से।